गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम बसंत कुमार है। मैं सोनूलाल रोडवाल गर्ल्स +2 स्कूल में पॉलिटिकल साइंस में +2 टीचर हूँ। मैं आपके सामने क्लास 11 का एक चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है नागरिकता, सिटीजनशिप। आज हम लोग जानेंगे कि भारत के अंदर या विदेश में रहने वाले लोग वो कैसे नागरिकता हासिल करते हैं, कैसे उसको नागरिकता मिलता है, क्या शर्त है, कैसे उसकी समाप्ति होती है नागरिकता की, कैसे खत्म हो जाता है अपने आप, कैसे स्वयं मिल जाता है अपने आप। तो इन सब बातों की हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उसको कुछ उदाहरण से समझेंगे कि नागरिकता क्यों जरूरी है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ उदाहरण से समझें। आपको याद होगा 1971 ईस्वी की बात। 1971 ईस्वी से जस्ट पहले क्या हुआ, जब भारत आजाद हुआ था 47 में, तो भारत और पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए। और पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान भी था, पश्चिमी पाकिस्तान भी था। पश्चिमी पाकिस्तान जो है भारत के जो पश्चिम बंगाल है उसके जस्ट बगल में था, और पूर्वी पाकिस्तान जो है वो जो आज का जो पाकिस्तान है वो पूर्वी पाकिस्तान था, यानी कि जम्मू कश्मीर के बगल में। तो दोनों था पाकिस्तान। तो पश्चिम बंगाल के बगल वाला जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा था, पूर्वी पाकिस्तान उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा था। और इतना ज्यादा उसको सताया जाने लगा कि उसने एक अपना अलग क्षेत्र का मांग किया। और इंदिरा गांधी उस समय में थी तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनके समय में वो आए बांग्लादेश, और पश्चिमी पाकिस्तान वो शरणार्थी बनकर आए। शरणार्थी बनकर क्यों आए, सबसे बड़ी सवाल यहां पे ये है कि शरणार्थी का जरूरी क्यों पड़ गया। शरणार्थी का मतलब ये होता है कि किसी देश में आप जाकर शरण मांग रहे हैं कि हमको रख लीजिए, मेरा कोई नहीं है, अब कोई नहीं रहा। तो शरणार्थी का मतलब ये हुआ कि शरण में आने वाला व्यक्ति शरणार्थी। और उसमें इंदिरा गांधी जो है वो बोली क्या कि ठीक है, हम हस्तक्षेप करेंगे, आप लोगों को हम शरण देंगे। तो जैसे ही ये बात उनका कहना था, तो पूर्वी पाकिस्तान जो है वो भारत को चेतावनी दिया कि देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि ये मेरा घर का मामला है, वो मेरा हिस्सा है, आप उसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, घर के मामले में टांग मत अड़ाइए। और आपको पता है बच्चों कि इंदिरा गांधी कौन थी। अभी तक के प्रधानमंत्री में सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री का नाम अगर आता है तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कहा कि हम आप लोगों को शरण देंगे। तो पाकिस्तान कहा कि अगर आपने उनको शरण दिया तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। और पहली बार 16 दिसंबर 1971 का दिन था कि सामना लड़ाई हुआ पाकिस्तान और भारत में। और इंदिरा गांधी ने ऐसा स्ट्रेटजी अपनाया कि पाकिस्तान के 95,000 सैनिक के रहने के बावजूद पाकिस्तान हार मान गया, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रेटजी अपनाया। और उसी दिन 16 दिसंबर 1971 के दिन बांग्लादेश का उदय हुआ, और वो पश्चिमी पाकिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा, एक नया देश बन गया बांग्लादेश 1971 में। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ बांग्लादेश वाला कहानी नहीं करना है बच्चों। मेरा कहने का तात्पर्य है शरणार्थी से संबंधित। शरणार्थी क्यों आते हैं, शरणार्थी किसकी तलाश में आते हैं। शरणार्थी इसलिए आते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम किसी भी देश के नागरिक नहीं है, कोई हमको नहीं रखने वाला है, हम कहां जाए, कहां जिए, कहां खाए, कहां सोए, हर जगह उनको प्रॉब्लम है। इसलिए जिस देश में अच्छे कानून होते हैं, अच्छी स्वतंत्रता होती है, अधिकार होते हैं, वहां पर वो देश, वो नागरिक अपना शरण मांगने चले जाते हैं कि हमको शरण में रख लीजिए, क्योंकि इस देश में बहुत अच्छी स्वतंत्रता है, बहुत अच्छा अधिकार है। अगर इस देश के हम शरण में चले जाएंगे तो यहाँ हम चैन की सांस लेंगे। और आपको पता है कि भारत में कितनी ज्यादा स्वतंत्रता मिली हुई है, कितना अधिकार मिला हुआ है। इसलिए शरणार्थी की समस्या बार बार प्राय उदार देश में आता है। पता है आपको कि भारत कितना उदार देश है। भारत का शुरुआत प्राचीन परंपरा से ही रहा वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब हुआ वसुधा ही हमारा परिवार है। वसुधा का मतलब धरती, पृथ्वी, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। मतलब कि जो आओ सबका स्वागत है। तो ये वसुधैव कुटुंबकम वाला जो भावना है भारत में, ये उदार दिल वाला, इसीलिए बहुत सारे शरणार्थी की समस्या भारत में रही है और भारत ने उसको बहुत अच्छे ढंग से सुलझाया है। और शरणार्थी की आवश्यकता यहाँ इसलिए पड़ती है क्योंकि वो लोग नागरिकता की तलाश में रहते हैं कि हमको भी इस देश का नागरिकता मिल जाए। तो इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे ही बात करने वाले हैं कि नागरिकता क्या है।
सबसे पहले चलते हैं नागरिकता का अर्थ क्या है। तो नागरिकता का अर्थ है कि सबसे पहले ये जान लीजिए कि दुनिया में जितना सारा व्यक्ति है किसी न किसी देश का नागरिक अवश्य रहा है और वो राज्य के प्रति निष्ठा रखता है। जिस देश में रहता है उस देश के प्रति निष्ठा रखता है, वहां के सरकार में भाग लेता है और उसे सरकार जो है संरक्षण देती है। और अरस्तु ने कहा कि नागरिक वह है जो किसी राज्य या नगर के किसी विचारणीय कार्य अधिकारियों अपना मुखिया के चुनाव में भाग ले, मतलब कि अपने अधिकारी को चुनने अगर तो वो नागरिक है। इसके बाद नागरिकता की परिभाषा में बैटल एक बहुत बड़े विद्वान थे, बैटल ने कहा कि नागरिक समाज का एक सदस्य है जो समाज के कर्म से जुड़ा हुआ है बहुत मजबूती से। और आपको पता है कि समाज से जुड़ना तो हमारा जन्म से ही है, वो समाज से जुड़ के रहना ही है हमारा काम। क्यों? क्योंकि अरस्तु ने बहुत पहले कहा दिया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही वो रह सकता है, समाज में ही वो जन्म लेता है, समाज में ही वो मर जाता है, सारा एक्टिविटी समाज के साथ ही करता है। अगर वो आदमी सामाजिक नहीं हुआ तो दो चीज हो सकता है, या तो वो राक्षस हो जाएगा या भगवान हो जाएगा। तो बस समाज में रहना है तो समाज के प्रति कर्म तो आपको करना पड़ेगा। इसलिए बैटल का ये परिभाषा है कि समाज के कर्म से आदत है और सत्ता के अधीन सभी लोगों का को बराबर का अधिकार मिला हुआ है। उसके बाद ब्लैकवेल कहता है कि नागरिकता का आशय एक राज्य की पूर्ण और विश्वसनीयता शक्ति है। राज्य का विश्वसनीयता ही अगर उस आदमी पे है तो वो नागरिकता हासिल कर लेता है। टी.एच. मार्शल ने कहा कि नागरिकता किसी भी सामाजिक समुदाय की संपूर्ण सदस्यता के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि आप जहां कहीं भी रहते हैं वहां का आपको वैलिडिटी है, सदस्यता मिला हुआ है, मेंबरशिप मिला हुआ है, तो वही एक तरह से नागरिकता का रूप ले लेता है। और लास्की सर हेराल्ड लास्की बहुत विद्वान हो गए, बहुत बड़े विद्वान हो गए। उनका कहना था कि अपनी शिक्षित बुद्धि को लोकहित के लिए प्रयुक्त करना ही नागरिकता है। और ये सब तो बड़े बड़े विद्वानों ने कहा और इनकी परिभाषाओं में बहुत ही सार्थकता दिखती है कि लास्की के अनुसार एक बार ध्यान से देखें तो अपनी शिक्षित बुद्धि यानी कि जो भी व्यक्ति है वो उसका जो बुद्धि काम करता है उसको लोकहित के लिए, लोगों के हित के लिए अगर प्रयोग कर रहा है वो तो वहां का नागरिक है, ये लास्की ने कहा। अब चलते हैं, आप जानते होंगे कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे शानदार, सबसे अनूठा, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा संविधान है। इससे अच्छा संविधान आज तक दुनिया में किसी भी देश का नहीं है। तो क्यों नहीं अपने संविधान में चले कि अपने संविधान में कहां से कहां तक प्रावधान है नागरिकता का। तो अगर संविधान को उलटकर देखा जाए तो भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक में जो है नागरिकता की चर्चा की गई है। तो इसको शुरू करने से पहले एक और उदाहरण हम लेते हैं बच्चों। नागरिकता की जरूरी पड़ती क्यों? क्योंकि आपको जस्ट मैंने बताया कि वो तलाश में रहते हैं कि हमको अच्छा स्वतंत्रता अधिकार मिले। तो यहां पे बाहर कैसे हो जाता है लोग, थोड़ा सा इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या कि शरणार्थी का जरूरी पड़ता क्यों है? वो बाहरी कैसे हो गया? था तो किसी देश का अवश्य, वो बाहर कैसे हो गया? तो एक उदाहरण लेते हैं, बहुत अच्छा सा उदाहरण कि आप कभी बस में यात्रा करते होंगे, या चलिए ट्रेन का उदाहरण लेते हैं। आप कभी ट्रेन में यात्रा किए होंगे। ट्रेन में जब जनरल बॉगी का याद करिए कि टिकट कटाए और वहां आपका सीट नंबर नहीं लिखा रहता है, बस टिकट कटाए चढ़ गए। तो जनरल बॉगी में क्या होता है कि एक सीट पर अगर 5 व्यक्ति का सीट है तो 4 व्यक्ति अगर बैठा हुआ है तो आपको कोशिश करेगा कि वो यहां पे कोई ना आए। आप टिकट कटा के जाएंगे, कहेंगे यहां बैठने दीजिए, तो यहां कोई वो उन लोगों का कहना होगा कि यहां पे सीट नहीं है, कोई आने वाला है, कोई आ रहा है, यहां आप आगे डब्बा में निकल जाइए। मतलब वो कोशिश करेगा कि यहां ना बैठे कोई बाहरी। लेकिन कुछ ही देर के बाद अगर आप किसी भी तरीके से वहां जगह बना लेते हैं कि तत्काल बैठने दीजिए ना, जब बाहर वाला आएगा तो देखा जाएगा, तो किसी तरह से हमको बैठने दे दीजिए, बहुत ज्यादा पैर में दर्द, मतलब किसी तरह से अगर आप एडजस्टमेंट कर लिए वहां पे, तब क्या होगा, अचानक से फिर अगर कोई नया व्यक्ति आया वहां पे रहने पे, आप भी उन लोगों के साथ हो जाइए। वो जो 4 थे उसके बाद वो 4 नहीं, वो 5 रह जाएंगे। यानी कि आप लोग सब मिलकर अब विरोध करेंगे। जो आपका विरोध हो रहा था, आप किसी तरह जगह तो बना लिए ट्रेन में, अब आप भी कहेंगे कि नहीं यहां सीट नहीं है, जबकि आपको सीट मिला। उसके बाद आप खुद कहेंगे चारों के साथ नहीं यहां सीट नहीं है, आगे जाइए मतलब एक बार सीट बन गया तो आप अंदर के हो गए, और सीट नहीं मिला तो बाहर के हो गए।
ठीक यही काम उन शरणार्थियों के साथ होता है। वो होता क्या है कि आप देखे होंगे भारत में कितना प्रॉब्लम है, बिहारी, झारखंडी, महाराष्ट्रियन, याद करिए आप सुने होंगे कि मराठी, महाराष्ट्र, मुंबई वालों के लिए, मतलब कि मुंबई में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ बिहार के लोगों को कि बिहार के छात्र जब भी गए वहां पे तो उनको मार के भगाया गया, उन पर अत्याचार हुआ कि बिहारी भागो, ऐसा बहुत ज्यादा टिप्पणी हुआ था। और हमारे बगल में देखिए पड़ोस में झारखंड राज्य है, वहां भी एक बार सीएम जो थे वो नारा लगवा दिए थे कि दीकू को बाहर भगाओ। दीकू, बिहार के लोगों को दीकू कहा जाता है वहां पे, बाहरी दीकुओं को भगाओ। तो ऐसा उन्होंने किया और उनका सरकार के लिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो राजनीति पर्सन है, बहुत सारे उनके भक्त होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। समझने वाली बात है कि वो जो सीएम बने थे तो उन्होंने एक नारा लगवा दिया कि सारे दीकुओं को भगाओ, झारखंड से बिहार के लोगों को भगाओ। और जैसे ही ये लगाए कि उनका सरकार गिर गया था, उसके बाद वो दोबारा आज तक सीएम नहीं बन पाए। क्योंकि भारत में अगर आप रहते हैं तो क्या अंदर बाहर क्या, क्योंकि भारत में एक ही नागरिकता प्राप्त है, पूरे भारत का एक नागरिकता प्राप्त है। अगर आप बिहार में रहते हैं तो आप ये कभी नहीं कह सकते हम बिहार का नागरिक हैं। बिहार का वासी कहते हैं आप, बिहार का निवासी, लेकिन बिहार का नागरिक नहीं है। नागरिक जब भी है तो आप भारत के। क्यों? अगर आप बिहार से रहे, चंडीगढ़ से रहे, झारखंड से क्यों नहीं रहे, अगर आप अमेरिका जाएंगे तो आप चंडीगढ़ बिहार का नाम नहीं लेंगे, आप भारत का नाम लेंगे। लेकिन ऐसी बात हर जगह नहीं है। अमेरिका में ऐसा बात नहीं है। अमेरिका में जो नागरिकता है वो पहले कहता है कि हम टेक्सास से आए हैं, अमेरिका में टेक्सास का नागरिकता मिला हुआ है, अमेरिका में कैलिफोर्निया का नागरिकता मिला हुआ है, तो वो अलग अलग नागरिकता। लेकिन भारत में एक ही नागरिकता दी गई है, सिर्फ और सिर्फ एक, पूरा भारत एक। आपको पता है कि भारत को एक करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का सराहनीय कदम रहा है। तो चलिए हम इधर चलते हैं बच्चों कि वो जो बाहर का हुआ, तो इसी तरह से बाहर होते कई बार ऐसा होता है कि अत्याचार इतना ज्यादा हद से गुजर जाता है कि वो पूरा का पूरा देश से ही बाहर चला जाता है। जैसे अभी आप देखिए पाकिस्तान तालिबान का जो उदाहरण आपके सामने है, हाल फिलहाल पूरा न्यूज में बहुत दिनों से चर्चा में आ रहा है। पाकिस्तान तालिबान और अफगानिस्तान तालिबान। अफगानिस्तान में तालिबानी सब आया, इतना ज्यादा अत्याचार कर रहा है कि अफगानिस्तान के बड़े बड़े राजनयिक सभी भाग के भारत आए। और आस पड़ोस में ऐसा देश जहां पे अच्छा अधिकार है वहां पे बोले कि हमको शरण में रख लीजिए, क्योंकि तालिबान अब क्या करेगा समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग आए दिन इधर एक वजह से न्यूज में देख रहे होंगे बच्चों। यही है कि वो जो अत्याचार होता है तो उसको लगता है कि यहाँ पे मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो बाहर के हो जाते हैं। कभी अंदर के थे और बाहर के हो गए, और वो दूसरे देश के सामने कहते हैं कि हमको अब शरण में ले लीजिए। और यही है शरणार्थी की समस्या। और हाल फिलहाल आप रोहिंग्या मुसलमानों को देखे होंगे, म्यांमार से जो आए रोहिंग्या मुसलमान, वो भी शरणार्थी बनकर भारत आए थे। तो ये सब जो है, ये सब आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस में जब तक आप करंट मुद्दा नहीं देंगे तब तक आपको 5 में 5, 10 में 10 नंबर नहीं मिलने वाला है बच्चों। बुक का नहीं, आप बाहर का कोई एक्स्ट्रा उदाहरण दीजिए, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी में जो पहले से था वही आता जा रहा है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में प्रत्येक बार कोई नया कानून बन गया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी बना, वो सब का सब आपको बनाना पड़ेगा। जैसे अभी हाल फिलहाल देखिए 3 तलाक मुद्दा 2 साल पहले इसका सॉल्यूशन हुआ है, तो ये सब आपको जोड़ना पड़ेगा। इसलिए करंट मुद्दा तो आपको पता करना ही पड़ेगा। तो अब चलते हैं बच्चों। तो इसी तरह से नागरिकता की इसीलिए जरूरी होती है कि उन लोगों को अपना एक ऐसा घर चाहिए जहां पे जान पहचान के लोग हों, जहां पे स्वतंत्रता मिले, अधिकार मिले। तो स्वतंत्रता और अधिकार से कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से नागरिकता जुड़ी हुई है। नागरिक वही है जिसको स्वतंत्रता मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है। बिना स्वतंत्रता और अधिकार के नागरिक हो ही नहीं सकता। तो अब चलते हैं हमारे भारत के संविधान में कहां से कहां तक दिया गया है। तो आर्टिकल 5 कहता है कि जब संविधान आरंभ हुआ था, संविधान आरंभ कब हुआ था? आरंभ होने का मतलब है कि यहां पे लागू कब से हुआ, बनना आरंभ नहीं, लागू कब से हुआ। तो आपको पता होगा बच्चों, हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक वो लोग होगा जो भारत में जिनका निवास है और भारत में जन्मा हो या उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्म ले लिया हो। वह संविधान के बनने से ठीक 5 साल पहले तक भारत का निवासी होना चाहिए। यह आर्टिकल 5 में है। और
आर्टिकल 5 आप समझ गए होंगे। आर्टिकल 6 कहता है, आर्टिकल 6 और 7 ये समझने वाली बात है, लेकिन ये जो नागरिकता वाला जो 6 और 7 है, ये उस समय के तालमेल को बैठाने के लिए किया गया था। अब इन दोनों का कोई वैल्यू नहीं। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, याद करिए वो पल, अगर आप लोग को तो याद नहीं होगा बच्चों, क्योंकि आप लोग छोटे थे और हम भी उस समय नहीं थे, बड़े बड़े बुजुर्ग जानते होंगे कि 47 का जो पल था कि जब भारत का जो 2 टुकड़ा हो गया था, कितना ज्यादा अत्याचार शुरू हो गया था। आप लोग कुछ कुछ मूवी के माध्यम से देखे होंगे। एक मूवी है सनी देओल का है, गदर एक फिल्म था, उसमें दिखाया गया बहुत अच्छे तरीके से कि कैसे बंटवारा हो रहा है वहां। कभी कभी इसका इधर काफिला जा रहा है भारत का और उधर से काफिला जा रहा है पाकिस्तान के लोगों का। वहां काफिला में ही लड़ाई हो गया, बहुत ज्यादा लड़ाई, इतना ज्यादा हो गया कि खून, हत्या, बलात्कार सब हो गया। और गदर में आप बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हैं। उसके बाद कुछ मूवी सिनेमा में आप देख सकते हैं इसका कि पाकिस्तान और भारत जब बंटवारा हो रहा था तो कितना दुख हो रहा था। तो उस समय में, उसी समय का है ये 6 और 7। तो अब इस 6 और 7 का वैल्यू नहीं रहा। उस समय नागरिकता कौन सा व्यक्ति ले सकता था, किसको नहीं मिल सकता था, उसके लिए आर्टिकल 6 और 7 आया। तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं आर्टिकल 6 में क्या है। आर्टिकल 6 में है कि आर्टिकल 5 में जो मैंने कहा कि संविधान लागू होने के बाद, लागू होने से 5 साल पहले जो था वो सब तो रहेगा ही। तो उसके बाद भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र में जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, वो उस समय का कहानी है, जो पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र को कैप्चर कर लिया है, इस संविधान के प्रारंभ होने पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक से समझते बच्चों। कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है और भारत के राज्य क्षेत्र को भी उसने वो मिल गया है भारत के राज्य क्षेत्र में, तो इस संविधान के प्रारंभ तक भारत का नागरिक समझा जाएगा। और इसका एक पॉइंट है ये कि तब समझा जाएगा यदि उसके माता पिता में से कोई अथवा उसके पितामह, पिता मतलब दादाजी या पितामही दादी या मातामह यानी नानी और मातामही नानी वाला परिवार या दादा वाला परिवार, इससे कोई भी मूल रूप से अगर भारत शासन अधिनियम 1935 में परिवार से बात कर सकता हो। अब इसको समझते हैं बच्चों। ऐसा कहा जाता है कि भारत का जो संविधान बना उसमें 1935 के अधिनियम का 2/3 से ज्यादा भाग, 70% उसी को छाप दिया गया। तो 1935 का जो अधिनियम था उसी को मानते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि 1935 के अधिनियम के समय में अगर वो जन्म लिया था उसे दादाजी लोग, तो उसको जो है यहाँ का नागरिकता मिल जाएगा। फिर 6 का जो 2 है उसमें ये कहता है कि 19 जुलाई 1948, अब ये 19 जुलाई क्या है, 19 जुलाई क्यों आया, तो भारत के लोगों को लग गया था कि अब भारत आजाद हो जाएगा 15 अगस्त 1947 के आसपास। तो भारत के लोगों को जब एहसास हो गया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ दिन समय दे देते हैं, जिसको पाकिस्तान जाना है पाकिस्तान चले जाइए, जिसको हिंदुस्तान आना है हिंदुस्तान आ जाइए। तो आप थोड़ा सा सोच सकते हैं बच्चों कि पाकिस्तान में जो जमीन मकान सब होगा उसको छोड़ के आना कितने दुख की बात होगी। और इधर भारत का भी लोग जो भारत में अपना जमीन था, मकान था, उसको छोड़ के भारत पाकिस्तान चले गए। तो वहां पर जब गए तो वहां पर सरकार ने उनको बसाया और वहां की नागरिकता मिल गई। तो उसी में है कि जब व्यक्ति ऐसा है कि 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार का जो मिलान हुआ है भारत पाकिस्तान का, तब यदि अपने प्रवचन की तारीख से, मतलब मिलान नहीं, प्रवचन का मतलब ये हुआ कि भारत का लोग पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान का लोग भारत आ गया, आना और जाना यही है प्रवचन, कि ये आ गया प्रवचन हुआ। तब यदि अपने प्रवचन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा हो तब उसको भारत की नागरिकता मिल सकती थी। उस समय की बात हो रही है। और मतलब कि ये दोनों आर्टिकल में ऐसा कहा जा रहा है कि भारत से जो पाकिस्तान आया और पाकिस्तान से जो भारत आ गया, इस दोनों को कैसे नागरिकता मिलेगा, बस यही था। मान लीजिए एक और यहां पे उदाहरण देते हैं कि हुआ क्या, बहुत पहले ही लोग भारत खाली करने के लिए भारत से खाली होकर पाकिस्तान जा रहा था, क्योंकि आजादी से पहले। और जब भारत आजाद हो गया और आजादी के बाद इतना ज्यादा मारकाट हुआ और पाकिस्तान में इतना ज्यादा कमियां थी, वहां के देश में लोगों में, देश में इतना ज्यादा गरीबी था कि उन लोगों को लगा कि नहीं हम तो आ तो गए हैं पाकिस्तान,
लेकिन फिर से हमको जाना चाहिए बाहर। तो उस स्थिति में भी यहां दिखाया गया है कि आप बंटवारा हो गया, पाकिस्तान चले गए, फिर आप अगर आपको भारत आने का मन है तब भी भारत इतना उदार था कि चलो आओ आ जाओ, क्योंकि आपको जानते हैं आप कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं करते हैं, उसको भटका हुआ करते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, तो सुबह गए थे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया माइंड, अब शांति मिला है तो चलो वापस आओ। तो ये भारत ऐसा किया। तो उसने कहा कि अगर तुम्हारे यहाँ पे दादा दादी नाना नानी का घर है तो यहां पर अगर उसके बाद तुम आए हो बंटवारा के बाद तो एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन अगर कर दिए सरकार के पास कि हमको नागरिकता यहाँ का चाहिए, तो उसका अवधि है 6 महीना। भारत दिए फॉर्म 6 महीने तक के बाद आपको वहां का नागरिकता मिलेगा। तो ये कहानी था उसमें, जो कि अब इसका वैल्यू नहीं रहा। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था इसे उसी समय की ये बात है, कब किसको मिला कब किसको नहीं मिलेगा। तो ये आर्टिकल 7 में भी हुई है, 6 और 7 में। अब चलते हैं बच्चों 8 में। आर्टिकल 8 है कि भारत में जन्म लिया हुआ किंतु विदेश में रहने वाले व्यक्ति को भी कुछ शर्तों को पूरा करने पर नागरिकता का अधिकार मिल जाता है। और आर्टिकल 9 में यह कहा गया है यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है कि संसद जो है बच्चों, संसद समझते हैं आप लोग, संसद का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। और संसद का मतलब, संसद जो है पूरे भारत में जो कानून बनाने वाली, कानून को लागू करने वाली, सब उसी के अंतर्गत आता है। लोकसभा, राज्यसभा और मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, सब उसी में संसद में होते हैं। मतलब केंद्रीय जो विधायिका कार्यपालिका है वो संसद है। तो संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि नागरिकता का वो नागरिकता दे सकता है, किसी को समाप्त कर सकता है, और उस पर नियम बनाने का पूरा शक्ति संसद को प्राप्त है। और आर्टिकल 11 कहता है कि भारतीय संसद में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया और जिसमें संविधान लागू होने के पश्चात नागरिकता प्राप्त करने और उसके समाप्त होने के संबंध में प्रावधान कि जब संविधान लागू हो गया तो उसके बाद कैसे नागरिकता मिलेगा, कैसे नागरिकता समाप्त होगा। और अब हम जानेंगे बच्चों कि कैसे कैसे नागरिकता मिलता है और कैसे समाप्त होता है। तो सबसे पहले आते हैं जन्म से नागरिकता होता है। आप जानते होंगे कि भारत में जो बहुत पहले से रह रहे हैं, कब से, तो यहां है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है, वह जन्म से नागरिक है। और अपवाद है इसका कुछ, अपवाद मतलब कि इनके मामले में कोई कानून नहीं है। कौन? तो नेता का जो बेटा, राजनयिक जितने सारे नेता हैं उनका जो बेटा होगा, संतान होगा, और विदेशी का जो बच्चा होगा, इस पर वो नहीं लगता, ये अपवाद है। क्योंकि आप जानते हैं कि वही तो हमारे देश के निर्माता है, जो हम लोग नेता को चुनते हैं वही नेता तो हम लोग पे शासन करते हैं, तो उनके संबंध में ये सब नियम कानून नहीं होगा। आगे तो इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया। 1986 में इसका संशोधन किया गया, ये 1955 का था। 1986 में इसमें संशोधन करते हुए ये कहा गया 1986 में कि पहले क्या था कि 1950 को या उसके बाद जन्मे व्यक्तियों में से अगर उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। और इसके बाद 92 में ईस्वी में उसमें कुछ रिवेट किया गया कि माता पिता नहीं, सिर्फ मां भी अगर भारत की नागरिक हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और इससे पहले क्या था कि सिर्फ उसी दशा में मिलता था जिससे माता पिता दोनों को नागरिकता, मतलब इससे पहले माता पिता दोनों को नागरिकता था तभी नागरिकता मिलता था। लेकिन बाद में 92 ईस्वी में क्या किया गया कि सिर्फ मां भी अगर नागरिक है तो उसको मिल जाएगा। थोड़ा सा रिवेट किया गया क्योंकि बहुत ज्यादा कठोर हो गया था नियम। दूसरा है वंश परंपरा, कि भारत के बाहर या अन्य देश में भी अगर 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि उनके जन्म के समय उनके माता पिता कोई भारत का नागरिक है अगर, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद देशीकरण द्वारा एक विदेशी जो है भारत सरकार को देशीकरण के लिए आवेदन भर के, अभी जस्ट मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन होता है, आवेदन दिया जाता है, उसके बाद भारत का नागरिक उसको मिलेगा कि नहीं, उस पर संसद अपना कानून बनाता है, संसद सोचता है, उसको नागरिकता देता है। उसके बाद राज्य क्षेत्र में मिल जाने से, मान लीजिए
कि भारत किसी राज्य को अपना लिया, किसी देश के हिस्से को अपना लिया, तो उस देश में जितने सारे नागरिक रह रहे हैं उसको भारत की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी। क्योंकि याद करिए, गोवा जो है हमारा, गोवा पुर्तगाल का हिस्सा था, गोवा राजधानी पणजी। तो गोवा को जब भारत कैप्चर किया, अपने में मिलाया, तो गोवा तो दूसरा देश का था, तो गोवा का जितना सारा लोग है उसको भारत का नागरिकता अपने आप मिल गया। यानी कि अगर आप किसी राज्य क्षेत्र को, किसी जमीन को अपने में मिला लेते हैं और जमीन में चाहे किसी भी देश के लोग हो, तो आपके देश का नागरिक हो जाएगा। तो इसको कहते हैं देशीकरण, राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता प्राप्त होती है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन द्वारा, पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण में क्या होता है कि जो व्यक्ति रजिस्टर करता है, रजिस्ट्रेशन भरता है, जैसे आप लोग मैट्रिक का फॉर्म भरते हैं, उसी तरह से रजिस्ट्रेशन होता है कि हम यहाँ के भारत की नागरिकता लेने के लिए आए। तो ये तो पहले 6 महीने था, अब क्या किया, 1985 के द्वारा इसको बदलकर 5 साल तक कर दिया गया कि रजिस्ट्रेशन करिएगा तो पहले 6 महीने के बाद ही नागरिकता मिल जाता है, अब रजिस्ट्रेशन करिएगा तो 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा नागरिकता लेने के। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। अब इसमें शर्त क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या क्या शर्त है कि वह व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 महीने पहले से भारत में रह रहा है, वही रजिस्ट्रेशन करा सकता है। यानी कि रजिस्टर करने से पहले आपको 6 महीना पहले भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करिए, उसके बाद 6 महीना बाद देगा। लेकिन अब तो 5 साल हो गया है, मतलब आपको भारत में रहना पड़ेगा 5 साल, तभी आपको भारत में नागरिकता मिल सकती है। दूसरा, वे भारतीय जो अविभाज्य, जब भारत एक था तो भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे थे, तो उन भारतीय को भी जो है वहां नागरिकता मिलेगी। अगला, वे स्त्रियां और जो भारतीय से विवाह कर चुकी है या भविष्य में विवाह करना चाहती है, उनको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भविष्य में मतलब कि शादी सेट हो गया, और आजकल देख रहे हैं शादी सेट हुआ, बीच में लॉकडाउन हुआ, तो 2 साल तो वेट करना पड़ेगा। तो मतलब शादी अगर सेट हो गया आपका, तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, जिस और लड़की का। उसके बाद भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, इनको तो अपने आसपास नागरिकता मिल ही जाती है। जो नाबालिग बच्चे, जैसे आप लोग हैं नाबालिग, 18 वर्ष से कम के बच्चे, उनको पहले से नागरिकता, जन्मजात नागरिकता मिला हुआ है, क्योंकि आपके मम्मी पापा यही पैदा लिए यहीं पे रहते हैं। अगला, राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में बने रहे, भारत सरकार में नौकरी कर रहे हैं, आवेदन पत्र देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब राष्ट्रमंडल क्या होता है बच्चों? राष्ट्रमंडल को एक लाइन में समझते हैं कि पूरी दुनिया में ब्रिटेन जिस देश को अपना उपनिवेश बनाया, वो सब देश राष्ट्रमंडल देश है। और हाल फिलहाल राष्ट्रमंडल देश का जो है अभी 54 सदस्य है। मतलब कि भारत को अपना गुलाम बनाया था, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य होगा। जिस देश को अपना गुलाम बनाया, जिस देश में अपना उपनिवेश स्थापित किया, वो देश के समूह को राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। तो उन लोगों के जो है अंदर के लोगों को भी नागरिकता कैसे मिलेगा? तो आवेदन पत्र देकर मिल जाएगा। अब समाप्ति कैसे होगा? समाप्ति 3 प्रकार से होता है। त्याग द्वारा, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, खुद से भारत की और किसी अन्य देश की नागरिकता धारण कर लेता है, तो उनमें से किसी एक को छोड़ सकता है, छोड़ना ही पड़ेगा। मतलब कि आप गए कहीं पे और दूसरे, जैसे अमेरिका गए, अमेरिका में रह गए, वहीं बस गए, वहां का नागरिकता ले लिए, तो भारत का नागरिकता आपको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ सकते हैं। अगला, पर्यावसन एक ऐसा शब्द है, इसका अर्थ होता है कि जब कोई भारतीय स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करे, तो वैसे ही उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। कोई कहता है कि छोड़ सकता है, यहां समाप्त हो भी जाती है। मतलब दो यहाँ पे पॉइंट है, या तो आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, या समाप्त अपने आप हो जाएगा। वहां अगर बस गए तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। अगला, वंचित करने पर क्या क्या होता है, किस किस चीजों से वंचित किया जा सकता है? जैसे अगर आप भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा नहीं दिखाएंगे तो आपको वंचित कर दिया जाएगा, नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी। अगला, मान लीजिए भारत से पाकिस्तान का युद्ध हुआ या किसी देश का युद्ध हुआ, भारत और किसी देश में लड़ाई झगड़ा हो गया, और आप जो है उस लड़ाई में दूसरे देश का साथ दे दिए, तो आप तो देश के शत्रु कहे जाएंगे, तो आपको निकाल दिया जाएगा, नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भारत से आप बाहर निकल जाइए। कि आप लड़ाई जब हो रहा है तो भारत का साथ देंगे, भारत में है तो विदेशी शत्रु का साथ देंगे तो फिर आपको तो निकाला ही जाएगा। अगला, गलत तरीके से या धोखे से अगर नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं
तो आपको जब पता चलेगा कि गलत तरीके से घुसपैठिया होता है ना, आप लोग जानते होंगे कि आए दिन देखिए न्यूज में आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में डेली कितने सारे आतंकी सब घुसपैठ करते हुए मारे जाते हैं। तो वो सब क्या करते हैं बच्चों, वो सब ऐसा करते हैं कि आतंक फैलाने के लिए रात के समय में जंगल के सहारे घुस जाते हैं भारत में, और वहीं पर वहां के निवासियों में घुल मिल के एक दो साल के बाद वो अपना आतंक फैलाने का प्लान बनाते रहते हैं, और धीरे धीरे वो सोचते हैं कि हमको नागरिकता मिल जाए तो यहाँ भारत के वासी हो जाएंगे। तो यही है वो कि अगर धोखे से अगर आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं और बाद में पता चलता है तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगला पंजीकरण द्वारा, जस्ट मैंने बताया कि पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश या 2 वर्ष की सजा पाने पर, ये अलग बात हो गया कि नागरिकता प्राप्त करने से जब आप नागरिकता मिल गया आपको तो 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश द्वारा अगर 2 साल की सजा मिल गई, अभी अभी आपको नागरिकता मिला हुआ है और 5 वर्ष टेस्ट किया जाता है, 5 वर्ष के अंदर अगर आपको किसी दूसरे देश में गए और वहां पे बहुत खतरनाक क्राइम कर दिए और वहां 2 साल का जेल हो गया आपको विदेश में, तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी नया नया तो आपको मिला था और तुरंत जाके वहां पे कांड कर दिए कुछ और, तो आपको वहां का जेल हो गया, 2 साल जेल, आपकी भारत की नागरिकता खत्म। और भारतीय महिला द्वारा अगर भारत की कोई लड़की है विदेशी नागरिक से शादी कर ले तो उसका भारत का नागरिकता अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि आप तो उसके हो गए, या भारत के तो रहे नहीं। अब है प्रवासी भारतीयों की दोहरी नागरिकता। आप सुने होंगे ओसीआई कहते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछता है 12 में, 11th क्लास का है 11 में, कि ओसीआई क्या है। ओवरसीज का मतलब हुआ कि पूरे दुनिया में जहां जहां दोहरी नागरिकता भारत को रहेगी, दोहरी नागरिकता भी आप प्राप्त करके रख सकते हैं। जैसे कि जो भारतीय मूल का लोग है वो वहां रहता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे मम्मी पापा रहते हैं और हम वहां कमाने के लिए चले गए वहां पे और वहीं पे बस गए, तो हमको यहाँ भी नागरिकता मिला है क्योंकि यहाँ मेरे माँ बाप का घर है, तो उसको दोहरी ओसीआई कहते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, दोहरी नागरिकता। और ये जो है 2003 से शुरू हुआ है, 2003 से पहले ये शुरू नहीं था, और 2003 को संसद ने पारित कर दिया था, दिसंबर 2003 से पारित हो गया था। और इसके अंतर्गत क्या था, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 16 देश में बसे हुए भारतीय मूल के जो लोगों को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया दिया गया था वहीं पे उसी समय में विधेयक में। उसके बाद और जो भी व्यक्ति भविष्य में इन देशों की नागरिकता ग्रहण करते हैं वो भी भारत की ओवरसीज नागरिकता अपने साथ रख सकते हैं, यानी कि स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सारे देश तो होना ही चाहिए साथ में, और इसके साथ इनको इंक्लूड करके 16 देश, अगर इनकी नागरिकता आपको है और भारत से आप संबंध जोड़ना चाहते हैं तो भारत का भी आपको मिलेगा, उसका भी मिलेगा, क्योंकि इसके साथ भारत की बहुत ज्यादा प्रगाढ़ मित्रता है, इसी कारण से ओवरसीज मिलता है। लेकिन ऐसी दोहरी नागरिकता वाले को कुछ वर्जन क्या आपको नहीं मिलेगा। वो क्या है कि भारत में आने का तो स्वतंत्रता होगा आपको, लेकिन भारत के किसी भी संवैधानिक पद को प्राप्त करने का अधिकार उन्हें नहीं मिलेगा। और दूसरा, सार्वजनिक नौकरी आप नहीं कर सकते। और आर्टिकल 16 आप जानते होंगे, मौलिक अधिकार दिया गया है 12 से 35, उस आर्टिकल 16 में दिया गया है आर्थिक नियोजन की में अवसर की क्षमता, मतलब बराबर समान अवसर, अगर लड़का हो या लड़की सेम फॉर्म भरिए और एग्जाम निकालिए, ये उसको अधिकार नहीं है। यहाँ का फॉर्म वो भर के एग्जाम पास नहीं कर सकता है। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, आप लोग सब भर सकते हैं। अगर सेम टू सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप पास कर जाते हैं तो लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे ट्रांसजेंडर हो, सब लोग एग्जाम दे सकता है। ये भारत में अवसर की क्षमता है आर्टिकल 16, लेकिन उसको नहीं है जिसको ओवरसीज सिटीजन मिला हुआ है, मतलब 16 में दिए गए अवसर की क्षमता का अधिकार उन्हें प्रदान नहीं किया जाए। तो इस तरह से मेरा क्लास तो ओवर हो गया है बच्चों, लेकिन जो टॉपिक मैं इसमें बहुत ज्यादा विस्तार से वर्णन नहीं किया हूं उसको मैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपके सामने यहाँ रख रहा हूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के माध्यम से इसको ले सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट कि मार्शल ने 3 प्रकार के अधिकारों का उल्लेख किया। कुछ ऐसे टॉपिक मैंने वहां से छोड़कर क्वेश्चन के माध्यम से शुरू किया कि मार्शल ने कितने प्रकार के अधिकारों का उल्लेख किया है। तो वो है नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार।
नागरिक अधिकार में जीवन, व्यक्ति का जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, क्योंकि आप जानते हैं कि आर्टिकल 19 से 22 जो है वो क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, और उसी में जीवन का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, ये सब व्यक्ति को मिला हुआ है, इसलिए नागरिक अधिकार है। उसके बाद राजनीतिक अधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार है सरकार के कार्य में शामिल होने का अधिकार, कि आप सरकार, जैसे कि वोट टिकट लेकर चुनाव लड़िए, उसमें जीत जाइए, पंचायत चुनाव में भाग लीजिए, सरकार में हिस्सा लेने का अधिकार, वो राजनीतिक अधिकार है। और सामाजिक अधिकार क्या है? कि शैक्षिक उपलब्धि और रोजगार मिले हमको समाज में, ये सामाजिक अधिकार है। तो ये सब किसने कहा था बच्चों? ये है मार्शल ने 3 प्रकार का उल्लेख किया है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन के माध्यम से मैंने यहां दिखाया है। अब एक क्वेश्चन देखें, शरणार्थियों की समस्या क्या है और वैश्विक नागरिकता की अवधारणा किस प्रकार उनकी सहायता कर सकती है। अभी मैंने इसका बहुत विस्तार से बताया कि शरणार्थी क्या क्या समस्या है, क्या क्या लोग होते हैं जो शरणार्थी बन जाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आता है, इसको मैंने विस्तार से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के माध्यम से आपको दिखाया है। और इसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे देखिए एक है कि गोवा के लोग भारतीय नागरिक कैसे बने। अभी मैंने इसका भी चर्चा किया कि गोवा सन 1961 में पुर्तगाल से स्वतंत्र होकर भारत का हिस्सा बन गया। जब भारत का 565 देशी रियासत का विलय हो रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, तो पूछा गया पुर्तगाल से कि देखिए आपका हिस्सा तो यहाँ है, क्या करें इसके साथ। तो पुर्तगाल ने उसमें स्वीकृति दे दी कि वहां के लोगों से पूछिए कि आप क्या है वहां का, मतलब उनका अगर इच्छा है भारत में मिलने का तो ठीक, अगर इधर आना चाहता था। तो गोवा के सारे लोगों ने कहा कि हम भारत में ही मिलेंगे, और 1961 ईस्वी में पुर्तगाल का जो हिस्सा था गोवा, वो भारत का हिस्सा हो गया, और गोवावासी भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत भारतीय बन गए। भूमि अधिग्रहण वो एक शर्त था कि अगर आप राज्य क्षेत्र का किसी भी एरिया का कैप्चर कर लेते हैं तो वहां के लोग जो रहते हैं वो आपका नागरिक अपने आप बन जाएंगे। इसलिए 1961 ईस्वी में गोवा का सारा लोग भारत का नागरिक बन गए। तो इस तरह से अभी देखिए, अभी मैंने इसका भी चर्चा किया कि पाकिस्तान का एक भाग पूर्वी पाकिस्तान 1971 ईस्वी में मुक्त होकर स्वतंत्र देश बांग्लादेश बन गया। पूर्वी पाकिस्तान, मैं शायद गलती से पूर्वी पाकिस्तान को उधर बता दिया था, तो यहाँ पे अभी समझ में आ रहा है कि पश्चिम में पश्चिम बंगाल है हमारा, तो पश्चिम पाकिस्तान यहाँ है, और पूर्वी पाकिस्तान पूरब में है, तो मिस हो गया था। चलिए अभी कभी कभी हो जाता है ऐसा कि पश्चिमी पाकिस्तान जो है पश्चिम बंगाल के बगल में पश्चिमी पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान पूरब में। जो जम्मू कश्मीर के बगल में है वो पूर्वी पाकिस्तान था, यानी कि अभी का जो पाकिस्तान है वो पूर्वी पाकिस्तान था, और पूरब, हाँ पश्चिमी पाकिस्तान, अभी का जो है वो पश्चिमी पाकिस्तान था, और पूर्वी पाकिस्तान जो है अभी पूरब, क्योंकि पूरब में है हमारा बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में तो वो अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, तो पूरब से पूर्वी पाकिस्तान, तो पूर्वी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बना, वो कभी कभी मिस हो जाता है बच्चों। तो 1971 ईस्वी में जो है पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से ही सही, मेरा जो गलत था वो सही हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं भारत के पूरब में क्या है, पूरब बंगाल की खाड़ी, तो पूरब में जो पाकिस्तान था पूर्वी पाकिस्तान, तो वही पूर्वी पाकिस्तान क्या था, बांग्लादेश। तो इस तरह से आपको बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से आपको मिलेंगे, आप इसका क्वेश्चन को देखिए, और उसका आंसर भी दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से, और इस चैप्टर का सार आपको इस मेरे पढ़ाए गए टॉपिक के द्वारा और इस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मिल जाएगा। तो इसी के साथ मेरा क्लास खत्म होता है बच्चों, थैंक यू।